नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डीके में। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए उपयोगी होंगे आने वाली आपकी यूपीटेट एग्जाम 2023 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूपीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट ईवीएस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और साथ ही साथ देखेंगे कुछ नए और भी क्वेश्चन जो इन क्वेश्चन से रिलेट करते हुए बनते हैं। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयां क्या कहलाती है? इसके लिए विकल्पों यदि हम देखते हैं तो चार विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं। वशी अम्ल हैं, अमीनो अम्ल हैं, उच्च गलनांक वाले अम्ल हैं या फिर अकार्बनिक अम्ल है। तो देखिए यहां पर यदि हम देखें तो दूध से प्राप्त जो प्रोटीन होता है वो जब बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनता है तो ये इकाइयां कहलाती है हमारे लिए इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड एमिनो अम्ल को, यानी कि एमिनो अम्ल होता है। तो इसके लिए सही उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड एमिनो अम्ल। अब बात करें कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो आखिर क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए इनको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एमिनो अम्ल होते क्या है। तो देखिए एमिनो अम्ल की यदि हम बात करें तो एमिनो अम्ल जो होते हैं ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणु में एक एमिन समूह होगा, यानी कि NH2 समूह होगा, साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक समूह COOH वाला जो होता है, जिसको अब इस प्रकार से लिखते हैं। ये दोनों समूह इसमें पाए जाते हैं, लेकिन दोनों समूहों का एक बना हुआ कार्बनिक यौगिक होता है जो कि हमारा एमिनो अम्ल कहलाता है। अब बात करें कि एमिनो अम्ल जो होते हैं कहलाते हैं प्रोटीन के जल अपघटन से ये अल्फा एमिनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि जब प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तब हमें ये एमिनो अम्ल मिलते हैं। और अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई होती है। अब देखिए ये प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक दीवार होती है और दीवार ईंटों से बनी होती है। तो एक दीवार की इकाई यदि हम देखें उसकी संरचनात्मक इकाई ईंट होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से एमिनो अम्ल हमारे प्रोटीन की एक संरचनात्मक इकाई होती है। दीवार को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ईंटें मिलेंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें प्रोटीन को अपघटित करेंगे तो हमें मिलेंगे एमिनो अम्ल। अब देखिए ये एमिनो अम्ल होते हैं तो केवल एक ही एमिनो अम्ल नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे अणु एमिनो अम्ल के आपस में ज्वाइंट होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं बॉन्ड के द्वारा, और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो हमारा पेप्टाइड बंध कहलाता है। यानी कि इस प्रकार से वो बंध इनके बीच में जो बनता है, दो एमिनो अम्ल के बीच में बनने वाला बंध हमारा पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें एक हिस्सा हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये हिस्सा है जो यहाँ पर सी होगा। तो इस प्रकार से सी को संरचनाओं में लिखकर नहीं दिखाया था क्योंकि ये एक रासायनिक संरचनाएं होती है जिसमें ये कोना ही आपके लिए सी का कार्य करता है। तो यहाँ पर COOH ये एक हिस्सा हो गया। यहाँ पर दूसरे हिस्से की बात करें तो इसमें NH2 समूह हो गया, ये एक समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, और ये हमारा कुछ हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है। तो एक एमिनो समूह अब बिल्कुल एक और एमिनो अम्ल के साथ में जुड़ेगा और इनके और अगले के बीच में एक बंध बनेगा जिसे हम पेप्टाइड बंध कहेंगे। अब यदि हम बात करें तो जो प्रश्न था हमारा वो दूध से संबंधित था, तो इसके लिए थोड़ा सा हम दूध के बारे में भी थोड़ी सी बातों को यहाँ पर समझते हैं। देखिए दूध जो होता है क्या उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ही होता है और कुछ कौन कौन से खनिज हो सकते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो कौन सा प्रोटीन होता है ये भी हमें थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दूध जो होता है यदि हम बात करें दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम और कुछ विटामिन भी होते हैं, राइबोफ्लेविन होता है, और इसके अतिरिक्त विटामिन A, D, E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व खनिज, वसा, ऊर्जा आदि चीजें भी इनमें होते हैं। तो यहाँ पर दूध के अंदर महत्वपूर्ण चीजें जिनसे प्रश्न बनता है वो आपका हो जाता है प्रोटीन, आपका हो जाता है कैल्शियम, और इसी के साथ में हो जाता है यहाँ पर विटामिन, है ना। इनसे संबंधित प्रश्न दूध से संबंधित आपको देखने को मिल ही जाते हैं।
अब यदि हम बात करें तो एक और प्रश्न दूध से संबंधित बन जाता है, जैसे कि दूध जो होता है इसमें आखिर कौन सी शुगर होती है। तो शुगर का भी हमें ध्यान रखना है। दूध के अंदर जो शुगर होती है वो लैक्टोज शुगर कहलाती है, जिसे हम दुग्ध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और लैक्टोज या दुग्ध शर्करा जो होती है ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। ये ग्लैक्टोज के एक अणु और ग्लूकोज के एक अणु के मिलने से बनता है। अब प्रश्न एक और हमारा यहाँ इसी टॉपिक से रिलेटेड बनता है, जिससे हम कह सकते हैं कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है, ना कि प्रोटीन का नाम भी पूछा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दूध जो होता है इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन जो होता है दूध में हमें देखने को मिलता है, यानी कि दूध में कैसीन नामक प्रोटीन जो होता है ये पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अमीनो अम्ल, दूध, प्रोटीन वगैरह इन संबंधित टॉपिक से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रश्नों को बताने का इसमें प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है भारत का कौन सा स्थान? विकल्पों को देखते हैं, लेह, लद्दाख, कारगिल या फिर है सियाचिन। तो यहां पर बिल्कुल उत्तर हमारा बन जाता है इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सियाचिन। सियाचिन जो होता है इसे व्हाइट वाटर, सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा कारण समझते हैं क्यों जाना जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो देखिए सियाचिन जो है इसे भारत में सफेद जल के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है ये इस प्रकार से एक ग्लेशियर है। यहाँ पर थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ग्लेशियर है जो हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। सफेद सफेद हिस्सा जो है इसके अंदर वो बर्फ है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो होता है हिमालय की पूर्वी काकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित एक हिमानी ग्लेशियर या एक हिमनद भी इसको हम कह सकते हैं कि एक हिमनद है। और यहाँ पर तापमान जो होता है वो इतना ज्यादा ठंडा बना रहता है जिसके कारण ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और इसी के कारण जब बर्फ से हमेशा ढका रहता है तो इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है सफेद जल, व्हाइट वाटर नाम दिया गया है। अब यदि हम बात करें इसके तापमान की, तो कि इसका तापमान जो है वो कहाँ तक मतलब जा सकता है, तो लगभग लगभग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है पर लगभग एक अनुमानित टेम्परेचर जहां तक ये पहुंच चुका है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो -50-60 डिग्री तक इसका तापमान जो है वो गिरा हुआ रहता है। और इतने माइनस की तापमान के अंतर्गत भी यहाँ पर जो हमारे सेना के जवान होते हैं वो ड्यूटी करते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर, तो दुर्गम पहाड़ियों में स्थित यह स्थान हमेशा बर्फ से घिरा रहता है और इसी कारण से इस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका तापमान महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है, कौन सी पर्वतमाला में स्थित है, ये थोड़े से प्रश्न इसमें नए बन सकते हैं यहाँ पर। तो काकोरम पर्वतमाला ये यहाँ पर रहेगी। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति कैसी अनुक्रिया कर रहा है? तो देखिए यदि हम बात करें, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप उस अपनी मतलब नाच दिखाता है, हमें ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है। तो आखिर ये सांप जो है प्रतिक्रिया किस प्रकार से करता है, आपके विचार से आपको बताना है। उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो यहाँ पर हो जाता है उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न जो कंपन है उन कंपनों के प्रति सांप अनुक्रिया करता है। यानी कि सांप जो होता है उसके कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं सकता है, तो वो सिर्फ उस कंपनों के द्वारा ही प्रतिक्रिया यहाँ पर करता है। अब यदि हम इसके उत्तर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो सांप जो होता है उसके कान नहीं होते हैं, ना ही सांप को सुनाई देता है, फिर भी वह सपेरे के बीन को वह यहाँ वहां घूमने को देखकर डोलता है। और जिसे हम समझते हैं कि सांप नाच रहा है, सपेरा जितनी अच्छी तरह बीन बजाता है सांप उसी तरह से अपने फन को घुमाता है। तो ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा। और इसी बीन से संबंधित और नए तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको भी थोड़ा सा समझते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर बीन की, तो देखिए बीन जो होता है, जो सपेरा का वाद्य यंत्र होता है, ये एक प्रकार का वाद्य है जिसका प्रयोग प्राचीन समय से होता रहा है। इस वाद्य का प्रयोग मुख्यतः भारत में सांप का तमाशा दिखाने वाले
सपेरा लोग आदि इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बीन की बनावट जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें यहाँ पर बीच का हिस्सा हम देख सकते हैं जो कि फूला हुआ हिस्सा होता है, और ये जो हिस्सा होता है ये बनाया जाता है सूखी लौकी से। यानी कि बीन बनाने के लिए सूखी लौकी का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग हम सब्जी में भी करते हैं। परंतु जो लौकियां तोड़ी नहीं जाती है और वो ऐसे ही पड़े पड़े मतलब बड़ी हो जाती है और सूख जाया करती पौधे के अंदर ही, तो तब वो लौकी फूल जाती है, आकार अलग अलग तरह का हो जाता है, जिसमें से इस प्रकार की लौकी को लिया जाता है और ये जो हिस्सा होता है ये सूखी लौकी का बना होता है। और देखिए इसको इस प्रकार से क्यों चुना जाता है, तो क्योंकि इसका कारण मुख्य जो होता है वो होता है कि इसका उपयोग जो है एयर रिजर्व के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें हवा भरी रहे, हवा का स्टॉक रहे, और इसी के साथ में बांस की नलियां इसमें लगा दी जाती है जिन्हें हम जीवाला कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनता है कि बीन जो है वो किस चीज की बनी होती है, तो सूखी लौकी की बनी होती है, साथ ही बांस की नलियों की बनी होती है। अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर नया बनेगा कि जो सांपों का तमाशा बताने वाले जो लोग होते हैं वो कौन से संप्रदाय के होते हैं, तो इनसे समुदाय पूछ लिया जाता है, इनका समुदाय पूछा जाता है। तो बीन का इस्तेमाल करने वाले लोगों में यदि हम बात करें तो ये संप्रदाय कालबेलिया संप्रदाय या समुदाय कहलाता है, और ये एक बंजारा जाति है जो प्राचीन काल से ही एक जगह से दूसरी जगह पर निरंतर घूमती रहती है। जीविका उपार्जन के लिए ये लोग सांपों को पकड़ते हैं और उनके जहर का व्यापार भी करते हैं। पर धीरे धीरे वर्तमान समय में हम देखते हैं तो इन सब चीजों पर जो है वो रोक लगी हुई, और अब इनका उपयोग हमें ना के बराबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बीन से संबंधित और भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, जैसे समुदाय से संबंधित कालबेलिया जाति को सपेरा, जोगीरा, जोगी आदि नाम से भी जानते हैं संप्रदाय को। तो यहाँ पर ये भी एक नया प्रश्न इसमें बन सकता है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो संस्था कौन सी है। विकल्पों को यदि देखें तो यहाँ पर है IUCN, यूनिसेफ है, या IUPAC है, या WHO है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए IUCN जो संस्था होती है इसकी हम बात करें तो ये जो संस्था होती है ये यहाँ पर विकल्प फर्स्ट में हो जाती है IUCN, जिसका हम पूर्ण रूप से नाम देखें तो इसका पूर्ण नाम जो होता है वो होता है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे संक्षिप्त में IUCN कहा जाता है। अब इस IUCN से अक्सर आपको EVS में प्रश्न देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का प्रश्न इससे देखने को आपको हमेशा ही मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थापना से प्रश्न बनता है, जो कि यहाँ पर बात की जाए तो इसकी स्थापना IUCN की कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि 5 अक्टूबर 1948 की इसकी स्थापना की गई थी। इससे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो संस्था है ये और क्या कार्य करती है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ये इसका हिंदी नाम है, जो हमने देखा था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हिंदी नाम इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इस संगठन का जो लक्ष्य है विश्व के सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना ही इस संस्था का लक्ष्य है। और एक और नए तरीके से इससे प्रश्न पूछा जाता है, लाल सूची रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, वो भी यही संस्था करती है, और इससे आपने कई बार प्रश्न देखे होंगे। तो ये विश्व के विभिन्न संरक्षणों और संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची, जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं, इसको प्रकाशित करता है। और यही जो बुक होती है इसमें क्या क्या चीजें होती है इनके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, जो विश्व के में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। यानी कि जो रेड डाटा बुक होती है इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। अब ये बुक ये मतलब जो जानकारियां होती है तो ये कहाँ से इस IUCN को प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से ये जानकारी प्राप्त करते हैं और लाल सूची में उनको दर्शाते हैं। साथ ही साथ बात करें तो कुछ और भी प्रश्न इससे बनेंगे रेड डाटा बुक से, जो कि है रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के द्वारा किया जाता है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए
आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय होगा। इससे भी प्रश्न निश्चित आता है। साथ ही साथ बात करें कुछ और नए प्रश्नों की, तो यहाँ पर सर्वप्रथम रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको देखना है कि सन 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। देखिए यहाँ पर 1963 में कल्पना की गई थी। साथ ही साथ रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षी और पौधों की जानकारी दी गई जो विलुप्त या संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं, और विश्व में प्रथम प्रकाशन किया गया था वर्ष 1964 में। 63 में कल्पना की गई थी, और ये कल्पना किसने की थी? पीटर स्कॉट ने कल्पना की थी, और 64 में फर्स्ट बार इसका प्रकाशन जो था वो किया गया था रेड डाटा बुक का। देखिए कुछ चीजें जो प्रथम होती है वो कुछ अंतिम होती है, वो इनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 में किया गया था। आगे देखें तो अगला प्रश्न आता है काफी महत्वपूर्ण। फूलों की संरचनाओं को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये संरचनाएं क्या कहलाती है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये बीजांड है, इस तरीके से हैं, बाह्य दल है या पुष्प दल है। तो देखिए यहाँ पर जो चार चीजें हमें दे रखी है, तो इसमें से सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये स्त्री केसर भी नहीं होते हैं, बाह्य दल भी नहीं होते हैं, पुष्प दल भी नहीं होते हैं। यदि हम एक बीज के सभी भागों को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आसानी से हमें समझ में आ जाता है। तो ये संरचनाएं आपको कहाँ देखने को मिलती है? अंडाशय के अंदर। तो यहीं से आपको प्रश्न को समझ लेना है कि अंडाशय जो होता है वो पौधे का एक मादा जनन वाला हिस्सा होता है, और उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। पर ये अंडाशय के स्त्री केसर के अंदर अंडाशय है। तो अंडाशय में जो संरचनाएं होंगी वो हमारी होंगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीजांड। अब देखिए इसके लिए हम एक फूल की संरचना को भी देखते हैं, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाता है बीजांड। और बाकी हम इससे नए प्रश्नों की बात करते हैं, नए प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं उनको समझते हैं। तो देखिए बीजांड का मतलब यदि हम देखें तो बीज का अंडा है ना, बीज का अंडा, सीधा सीधा नाम का मतलब यहाँ पर बीजांड, तो बीज का अंडा होता है। और किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां पर मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण और भंडारण होता है। अब देखिए मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होगा? अंडाशय के अंदर, और भंडारण भी होगा वहीं पर। तो ये एक शब्द का एक सामान्य अर्थ है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो एक फूल की संरचना को देखें तो देखिए स्त्री केसर के अंतर्गत यहाँ से हमारे भाग शामिल हो जाते हैं, अंडाशय से लगे हुए भाग। तो इस तरीके से है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एक अंडाशय वाला हिस्सा है, और इस अंडाशय के भीतर छोटी छोटी गोल संरचनाएं इसमें देखने को मिलती है। इसी अंडाशय से यहाँ पर हम ऊपर जाती हुई कुछ नलियों को देख रहे हैं। ये नलियां हमारी वर्तिका कहलाएंगी, और इन नलियों का ऊपरी सिरा जो है ये यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है, जो कि पराग कणों को यहाँ पर ग्रहण करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये मादा जनन अंग है स्त्रीकेसर, और यहाँ पर पुकेसर परागकोश ये जो है ये नर जनन अंग होते हैं उस पुष्प के। बात करें दलपुंज की, तो दलपुंज यहाँ पर देखिए पंखुड़ियां जो होती हैं वो पुष्प के जो बाह्य दल होती है वो कहलाती है, सॉरी हाँ ये दल कहलाती है, पुष्प दल या दल पंखुड़ी कह सकते हैं। और ये जो नीचे के पुष्प से नीचे लगे हुए थोड़े से हरे हरे हिस्से के भाग होते हैं ये बाह्य दल कहलाते हैं। तो ये पुष्प दल हो गया, ये हमारा बाह्य दल हो गया, है ना, जिसको हम दलपुंज और बाह्य दलपुंज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे एक फूल की यहाँ पर संरचना होती है। तो इस प्रकार से हम नर वाला हिस्सा कौन सा है, उसमें कौन कौन से भाग आएंगे, तो परागकोश आ जाएंगे, और यहाँ पर जो पराग तंतु होते हैं वो आ जाते हैं। अब और भी कुछ नए प्रश्न की यदि बात करें तो स्त्रीकेसर जो होता है ये फूल का मादा जनन अंग होता है, जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र की बात यहाँ पर हमने कर ली। स्त्रीकेसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है, मतलब बीजांडों का उत्पन्न कहाँ पर होते हैं, ये हमारे लिए एक नया प्रश्न है। तो स्त्रीकेसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है, मतलब अंडाशय भी होता है, और अंडाशय के अंदर स्त्रीकेसर के अंदर अंडाशय भी आ जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड यहाँ पर बनते हैं। स्त्रीकेसर का कार्य पराग प्राप्त करना होता है और बीज उत्पन्न करना होता है। अंडा से अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है, जिसके ऊपर वर्तिकाग्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो इसमें कुछ और संरचनाएं यहाँ पर दूसरे चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक फूल और है,
और इसके अंदर ये अंडाशय वाला हिस्सा है और यहाँ पर छोटी छोटी गोल संरचनाएं इसके भीतर भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं सेम वैसा ही है। यहाँ पर अंडाशय दिख रहा है और इसके अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए और भी नए प्रश्न इसमें बन जाते हैं कि निषेचन जब पौधे के अंदर हो जाता है, पुष्प के अंदर हो जाता है, तो उसके बाद अंडाशय जो होता है वो किस रूप में परिवर्तित होता है। तो अंडाशय जो होता है वो बदल जाता है आगे चल करके फल में, यानी कि जो फल हम देखते हैं तो वो फल अंडाशय का ही परिवर्तित या विकसित रूप होता है और फूल के अन्य भाग जो होते हैं वो सब झड़ जाया करते हैं। फल पका हुआ अंडाशय ही है, मतलब जो फल होता है वो एक पका हुआ अंडाशय है और प्रत्येक बीजांड एक बीज के रूप में विकसित होता है। बीजांड किस में परिवर्तित होता है, तो बीजांड आगे चल करके बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, तो ये फल में परिवर्तित होता है। ये हमारे लिए कुछ नए प्रश्न इसमें बन जाते हैं इसी टॉपिक से। चलिए आगे यदि हम देखें तो देखिए बीजांड जो होते हैं इनके कुछ प्रकार होते हैं। तो बीजांड तरह तरह के प्रकारों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बीजांड के मुख्य प्रकार जैसे कि ऋजुवर्ती है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला जो है ये हमारा ऋजुवर्ती है। दूसरा यहाँ पर है अधोमुखी, तो इस देख सकते हैं इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, ये दूसरे प्रकार का यहाँ पर अधोमुखी हो जाता है। तीसरा यहाँ पर आ जाता है अनुप्रस्था वर्त। तो अनुप्रस्था वर्त के अंतर्गत हम देखें तो ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का यहाँ पर है अनुप्रस्थ बीजांड है और अनुप्रस्थ बीजांड के अंतर्गत ये हमारा हो जाता है चौथे नंबर का बीजांड। इसका प्रकार ऐसा होता है वक्रावर्त है। तो वक्रावर्त के अंतर्गत हम देख सकते हैं तो ये हमारा यहाँ पर पांचवें नंबर का हो जाता है और एक कुंडलित बीजांड है, तो ये हमारा लास्ट वाला कुंडलित बीजांड है। तो ऐसे 6 प्रकार जो है ये इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रकारों के आप टाइप देख सकते हैं, इतने इतने प्रकार के ये हुआ करते हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न बनता है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है, किसे देते हैं। तो यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, महान्यायवादी को। प्रश्न काफी सरल है और आप उत्तर आसानी से कमेंट से इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, वो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अब यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से संबंधित अक्सर प्रश्न आपको यूपीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे फर्स्ट नया क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो बन सकता है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपते हैं, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब बताया गया है। तो यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर यह अनुच्छेद आपके लिए काफी महत्वपूर्ण में प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न तो आपको आता है पर इससे संबंधित नया प्रश्न आपके लिए बन जाता है यहाँ पर अनुच्छेद का, जो कि इनके इस्तीफे से, राष्ट्रपति के इस्तीफे से संबंधित होगा और उपराष्ट्रपति सभापति को सूचित करते हैं। आगे नया प्रश्न इसमें बन सकता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 ये उपबंध करता है कि ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो प्रश्न था हमारा राष्ट्रपति संबंधित था, पर यही प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित यदि प्रश्न हमारे लिए आ जाता है और वो प्रश्न आप पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका प्रावधान जो है वो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद 63 में। जी हाँ, अनुच्छेद 63 यानी कि 63 ये उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब देखिए अनुच्छेद 63 से यदि हम चलते हैं तो अनुच्छेद 71 तक, ये सारे अनुच्छेद 63 से लगा करके तो 71 तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। 63 से लेकर 71 तक जो अनुच्छेद सारे हैं वो टोटल ही आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं और अलग अलग अनुच्छेद जो है उसमें अलग अलग बातों को इसमें उल्लेखित किया गया है। जैसे 63 की यदि हम बात करें तो 63 अनुच्छेद जो है ये सर बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 जो है 64 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद जो होती है उसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो यदि हम बात करें कि यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि राज्यों की पदेन सभा का अध्यक्ष होगा उपराष्ट्रपति, ये कौन सा अनुच्छेद, तो ये है 64। इसी के साथ में 65 जो है तो वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान
कार्य करने से संबंधित हो जाता है, 66 है तो 67 है, तो इस प्रकार से 71 तक सारे ही जो अनुच्छेद रहेंगे, 63 से लेकर ये सब उपराष्ट्रपति के कार्य, नियुक्ति आदि आदि से संबंधित रहेंगे। तो मुख्य रूप से ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है ये। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये माननीय राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये भी एक प्रश्न नया बन जाता है। और सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकते हैं, तो वो सौंप सकते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। चलिए, बहुत नए नए प्रश्न इसमें बन सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आगे देखें तो और कुछ प्रश्न हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अब ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये हमने भी बात की थी कि ये 64 से संबंधित है, अनुच्छेद 64। और ये भी एक नया प्रश्न बनता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति ही यहाँ पर पदेन सभापति होते हैं। आगे बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतों के द्वारा किया जाता है, और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होगा। तो ये इनके निर्वाचन से संबंधित। और एक और नया प्रश्न यहाँ बनता है जिसमें अक्सर हम कंफ्यूजन हो जाती है ना। देखिए कि कभी विधायक की आयु पूछी जाती है, कभी प्रधानमंत्री की, कभी राष्ट्रपति किसी की भी। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की आयु जो है वो लगभग 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, देखिए तब ही वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए आगे देखें तो आगे एक और नया प्रश्न बन जाता है, भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन और राष्ट्रपति कौन। तो यहां पर देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इनका जन्म स्थान बताया है, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर के 1962 तक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और द्वितीय राष्ट्रपति भी ये रहे थे। तो प्रथम द्वितीय से संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित था, तो ये भी एक नया प्रश्न हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। और अब वर्तमान में बात करते हैं, तो वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि हैं, और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पर हमारा लिए नया प्रश्न बनता है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति ये हैं। तो ये भी हमारे लिए एक नया प्रश्न बन जाता है वर्तमान स्थिति का। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी का टीका देते हैं किन कौन सी बीमारी के लिए, काली खांसी, डिप्टीथीरिया, टेटनस, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्टीथीरिया, पोलियो, टेटनस या फिर आंत्र ज्वर, हैजा, प्लेग। अब देखिए उत्तर तो हमारा सही विकल्प के रूप में यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा काली खांसी, डिप्टीथीरिया, टेटनस। क्या हम इन सभी बीमारियों को ठीक तरीके से जानते हैं, तो चलिए आइए जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं इन तीनों प्रकार की बीमारियों के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है, और एक एक करके एक एक बीमारी को ठीक से समझते हैं। देखिए डीपीटी का टीका जो होता है ये टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्य के अंदर होने वाले 3 संक्रामक रोग। अब पहली बात हमें यहाँ मिलती है कि ये तीनों रोग कैसे हैं, संक्रामक रोग हैं। रोगों जैसे डिप्टीथीरिया, पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, इसका एक और नाम पर्टुसिस भी होता है, और टेटनस है। इन तीनों से बचाव के लिए दिया जाता है। डी का मतलब डिप्टीथीरिया, कल्प में तो हमें देखने को मिला था, पर्टुसिस नहीं मिला था, डीपीटी। पर पी का मतलब क्या है, पी का मतलब पर्टुसिस है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों का एक संयुक्त नाम बनता है डीपीटी का टीका। अब यदि हम देखें तो ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। अब कोई बीमारी जो होती है वायरस से होती है, कोई जो होती है बैक्टीरिया से होती है, तो यह बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। और ये बीमारियां डिप्टीथीरिया, पर्टुसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जबकि टेटनस जो है वो कट या घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो देखिए डिप्टीथीरिया और पर्टुसिस तो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, पर टेटनस जो है वो घाव के माध्यम से हमारे को संक्रमित करता है। आगे और बात करते हैं, अब एक एक बीमारी को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे डिप्टीथीरिया है, इसकी क्या विशेषता होती है, कैसा रोग होता है। तो ये एक उग्र संक्रामक रोग होता है जो 2 से 11 वर्ष की आयु तक के बालकों में अधिक होता है। यद्यपि सभी आयु वाले रोगों को ये हो सकता है।
इसका उद्भव काल 2 से 4 दिन का रहता है और ये रोग प्राय गले में होता है और टॉन्सिल्स भी इसमें आक्रांत हो जाते हैं, यानी कि गले के अंदर सूजन वगैरह इसमें रोग में देखने को मिलती है। देखिए इसका हमें एक और नया नाम भी मिला, रोहिणी, है ना, रोहिणी भी कहा जाता है या डिप्थीरिया भी इसको कहा जाता है। अब इसके कुछ रोग के कारण हैं, तो इसका कारण यानी कि कौन से बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, तो इसका जो नाम है वो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थरी नामक जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके कारण से ये रोग हमें देखने को मिलता है। तो उस जीवाणु का नाम पूछा जाता है यहाँ पर, डिप्थीरिया जीवाणु संबंधित ये होगा। लक्षण की बात करें तो इसमें लक्षण में नाक बहना, गले में दर्द होना, बुखार, बीमार महसूस करना, मुख्य रूप से गले से संबंधित रोग ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स जो होते हैं ये हमें गले में ही देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से ये रोग हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें काली खांसी, जिसे पर्टुसिस भी कहते हैं। देखिए पर्टुसिस जो होता है इसे 100 दिन की खांसी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो 100 दिन की खांसी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो खांसी होती है एक लंबे समय तक यानी कि 10 सप्ताह तक लगभग ये खांसी जारी बनी रहती है, यानी कि 10 सप्ताह तक होती रहती है, इसलिए इसको 100 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं। और ये भी एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। अब देखिए कोई भी मरीज खांसता है तो वैसे खांसी के माध्यम से जो रोग होते हैं वो संक्रामक ही माने जाते हैं, तो यहाँ पर काली खांसी भी वैसा ही है। अब इसके जीवाणु की बात करें तो जो पर्टुसिस होता है, ये जीवाणु बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण से होता है। इसके नाम में ही आधा नाम तो छुपा हुआ है, बोर्डेटेला, आपको ध्यान रखना है। और इसी के कारण से ये एक हवाई बीमारी, यानी कि हवाई का मतलब है वायु के माध्यम से होने वाली, बूंदों के माध्यम से जो संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक के आसानी के माध्यम से दूसरे तक ये फैल जाती है। आगे बात करें तो इसके लक्षणों के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर सामान्यतः खांसी वाला रोग है तो खांसी देखने को मिलेगी, श्वसन, बेहोशी और खांसी के बाद उल्टी वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाती है। ये कुछ रोग के लक्षण होते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर अगला रोग आता है हमारा धनु स्तंभ यानी कि टिटनस। अब देखिए टिटनस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, पर कैसे ये रोग होता है तो ये आपके लिए थोड़ा समझना जरूरी है, जिसे धनु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और ये एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है और कंकाल पेशियों के तंतु फाइबर के लंबे समय तक खिंचे रह जाने से यह अवस्था प्रकट होती है। और ये रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरियाओं के से घाव के प्रदूषित होने के कारण होती है। देखिए सीधा सीधा रोग की बात करें तो रोग कैसे हमें फैलता है, तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, जैसे लकड़ी के अंदर दीमक रहते हैं वैसे मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और उस मिट्टी के संपर्क में हम आते हैं और हमारे ऊपर त्वचा के ऊपर कहीं पर कोई चोट है, कोई घाव का निशान है, तो जब हमारे घावों पर ये बैक्टीरिया वो मिट्टी लगती है तब ये हमें संक्रमित कर देते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये हमें संक्रमित कर देते हैं। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम कहा जाता है। देखिए बैक्टीरिया का नाम जो है वो है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम और ये मिट्टी में लंबी अवधि तक छेद बनाकर दीमक के समान रह सकते हैं। जब कोई घाव इस छेदनुमा घर में रहने वाले दीमक रूपी बैक्टीरिया से प्रदूषित होता है तो टेटनस की बीमारी पैदा होती है और जब ये बैक्टीरिया सक्रिय होकर तेजी से बढ़ने लगते हैं तब ये हमारी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं और जहर पैदा करने लगते हैं, तब टेटनस का संक्रमण फैलता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश के रास्ते आमतौर पर कट्टे फटे घाव होते हैं, यानी कि जो भी हमारे घाव होते हैं वो उसके लिए रास्ते होते हैं और जो जंग लगे कीलो धातु के टुकड़े या कीटों के काटने, जलने या त्वचा के फटने से बनता है। अब देखिए हम ज्यादातर कहते हैं कि अरे जंग लगी उस धातु से कट गया तो ये टेटनस हो जाएगा, तो टेटनस का मेन जो कारण हमने जाना वो इस प्रकार से होता है, वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। आप देखिए जंग लगी हुई चीजों पर, जैसे कि मिट्टी के संपर्क में रहती है तभी उसमें जंग लगती है, पानी में संपर्क में रहती है तो कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस पर आ जाते हैं और ये हमारे घाव के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से टिटनस जो होता है वो हमें प्रभावित करता है। सामान्य लक्षणों की बात करें तो टिटनस जो होते हैं वे मुख्य रूप से 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो सामान्य टिटनस जो होता है वो शरीर की संरचना की मांसपेशियों को प्रभावित करता है और सामान्य रूप से 4 प्रकारों में सबसे गंभीर प्रकार है और स्थानीय टिटनस बैक्टीरिया से संक्रमित घाव के आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। तो इसे 3-4 प्रकार इनके टिटनस के हुआ करते हैं।
अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पृथ्वी ग्रह के फेफड़े जो है टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन या टेगा वन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो है अमेजन वर्षा वन। अब ये क्यों है और क्यों इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, इसका कारण समझते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। देखिए, अमेज़न वर्षा वन जो होते हैं इसे एमेजोनिया या अमेज़न वन के नाम से जाना जाता है और ये चौड़ी पत्ती और नमी युक्त वन होते हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ वन है। अब इस वन का विस्तार यदि हम देखें तो ये 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.7 अरब एकड़ के क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसमें से 55 लाख वर्ग किलोमीटर वर्षा वन खड़े हैं और ये क्षेत्र 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है। तो 9 देश कौन कौन से हैं वो भी हम समझते हैं। वनों का अधिकांश भाग ब्राजील की सीमा में है। इसके बाद 13% भाग जो है वो अन्य देशों कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना आदि में ये फैले हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक समृद्ध बायोम हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा समृद्ध बायोम कहाँ का होता है? अमेज़न वर्षा वन का होता है। कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन कौन से देशों में इसका अधिकांश हिस्सा आता है, ये भी हमने सब कुछ इसमें जाना। और देखिए, इतना ज्यादा मात्रा में जब ये फैला हुआ है तो उतनी ही ज्यादा ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वन हमारे वायुमंडल में, इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा से कहा जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर इनमें से कौन सा सम्मेलन उसके वर्ष से सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प हमारे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और कोपेनहेगन सम्मेलन। तो इसमें सही नहीं है यानी कि गलत है वो हमें चुनना है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए सेकेंड क्यों गलत है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात की गई, वर्ष 1988 बताया है। तो ये सम्मेलन यदि हम बात करें तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है जो कि 3 से 14 जून 1992 से रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, यानी कि इसका जो वर्ष है वो है 1992। तो यहाँ पर यह इस कारण से गलत था। इसे पर्यावरण और विकास रियो शिखर सम्मेलन या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे 2-3 नाम इसके हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, शिखर, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, है ना, और राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है इसमें विकल्प नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो प्रश्न हमने लिए थे, टॉप 10 क्वेश्चन लिए थे और इन 10 क्वेश्चन से आपको और भी नए बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने देखे। और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो बाकी नए क्वेश्चन अगले वीडियो के साथ में हम लेकर आएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और भी हमें आपके लिए बेहतर करने को प्रेरित करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।